नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो बनाया था डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज पर, और उसके बाद हमारे एक मित्र और चैनल के सब्सक्राइबर राहुल सिन्हा ने कहा कि हमको एक ओएनजीसी के क्राइसिस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो हम पेश हो गए ये वीडियो लेकर के। असल पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे सरकारों ने ओएनजीसी को एक कैश रिच और डेट फ्री पीएसयू से बदल करके एक डेट रिडन पीएसयू बना दिया है। ओएनजीसी की बात करें तो वो एक महारत्ना कंपनी है और इंडिया की हाईएस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग पीएसयू है आज भी। लेकिन पिछले 4 सालों में इसका कैश इन हैंड और कैश इक्विवेलेंट लगातार गिरते आए हैं। इनफैक्ट अगर ब्लूमबर्ग की बात करें तो 2017-18 में अकेले इसके 90% कैश में कटौती हुई। इनफैक्ट 2017 वही साल है जब संबित पात्रा को इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया था, यानी बोर्ड में उन्हें भी हिस्सा दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि रेवेन्यू से भरपूर ये कंपनी और पीएसयूज में सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाली कंपनी को आखिर गवर्नमेंट ने ये कैसे डिसाइड किया कि इसके 60% स्टेक्स को उन्हें बेचना चाहिए। अगर हम स्टेक्स की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट स्टेक है करीब 60% के ऊपर। वहीं LIC, IOCL और गेल ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि इसके माइनॉरिटी स्टेक्स रखती हैं, और इसी में ही से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो अपना स्टेक्स को बेच देंगे। वहां की यूनियन यानी ओएनजीसी की मजदूर यूनियन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गवर्नमेंट को ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी अच्छी और मजबूत कंपनी को आखिर गवर्नमेंट को बेचने की क्या दरकार पड़ गई। तो यानी कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल गड़बड़ है कि पहले जो ये पीएसयू बिल्कुल डेट फ्री हुआ करती थी, आज इस पर एक हैवी डेट आ चुका है, और इसी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि अपने आप को एक तरीके से डेट फ्री कर लेंगे जब वो अपना कुछ परसेंटेज इसमें से बेच देंगे और उसके अंतर्गत कुछ रिकवरी के तौर पर हाथ में आ जाएगा। अब इसके पूरे क्राइसिस को हमने 3 भाग में बांटा है। सबसे पहला क्राइसिस जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया। दरअसल 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद से ही इसमें लगातार इसके कैश को चूसा जाने लगा, यानी कि इससे निकाला गया। इसमें से शुरुआती दौर में इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी तौर पे इससे करवाया गया। हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यानी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी हाई रिस्क बिजनेस होता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा कैपिटल होता है वो इस पर जाता है कि कैसे एक ऑयल या गैस ब्लॉक को खोजा जाए। तो पहले बहुत सारी एनालिसिस की जाती है, उससे एक ऑयल ब्लॉक खोजा जाता है, फिर ड्रिलिंग की जाती है, फिर ड्रिलिंग करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि फेलियर हो जाता है, यानी कि अंदर से गैस नहीं निकलती। तो ये एक बड़ा हाई रिस्क और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और इसी वजह से सक्सेसफुल कंपनीज भी बहुत लिमिटेड हैं इस पूरे बिजनेस में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ही दूसरी बड़ी कंपनी है ऑयल एंड गैस बिजनेस में, और इसीलिए शुरुआती दौर पर जब इतना कैश इन्वेस्ट कराया गया 2014-15 में इस कंपनी से और डिविडेंड भी बांटे गए, तब मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज इससे आगे निकल गई प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में। ये 2014-15 की बात थी। इसके बाद लगातार इस कंपनी से हैवी डिविडेंड्स दिलवाए गए इसके शेयर होल्डर को। अब इनके शेयर होल्डर कौन है हमने बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, और बाकी जो छोटे मोटे डिस्क्रीट शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदे होते हैं या प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदे होते हैं, उन सब के बीच में डिविडेंड बांटा जाता है। ये डिविडेंड जब सरकार कहती है अच्छे से बाती है या जेनरसली बाती है, तो सरकार के पास भी बहुत बड़ा एक इसका हिस्सा पहुंच जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि लगातार 3 साल तक यानी 14, 15, 15, 16, 16, 17, 8 हज़ार करोड़ इस कंपनी से निकलता है इसके प्रॉफिट के पार्ट से, और डिविडेंड के तौर पर गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। अब चूंकि इससे कंपनी का कैश इन हैंड कम हो जाता है, तो जब भी उन्हें कोई नया एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंशन करना होता है तो उन्हें डेट लेना होता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इसका सबसे बड़ा घोटाला जो था वो था गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। दरअसल GSPC क्या है? 2005 में गुजरात सरकार के चीफ मिनिस्टर यानी उस समय भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट की पेट्रोलियम कंपनी GSPC को एक बड़ा ब्लॉक मिला है कृष्णा गोदावरी बेसिन पे। इस पर उन्होंने खूब वाहवाही लूटी, और उसके बाद उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो ब्लॉक है इसकी कीमत जो होगी 20,000 करोड़ तक की होगी। बाद में इसको इन्फ्लेट करके ये तक कहा गया कि इस ब्लॉक की कीमत 4 लाख करोड़ तक होगी। सारे स्टेट इस अनाउंसमेंट को सुन करके इंटरनेशनल एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज, सबको बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई इतना बड़ा ब्लॉक है। उन्होंने हाथ आजमाया। इनफैक्ट इसी को बेसिस करते हुए GSPC ने बहुत सारा लोन एक्सटर्नली लिया और
20,000 करोड़ तक का लोन उनके ऊपर चढ़ गया, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी 1 रुपए की गैस इनके ब्लॉक से नहीं निकली। जब कुछ भी नहीं निकला तो जीएसबीसी क्राइसिस में आ गई और उसके सर पे था 20,000 करोड़ का लोन। और नरेंद्र मोदी जी ने ही पूरा एंजॉय किया था उस अनाउंसमेंट को 2005 में, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर वो खुद थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये कंपनी बर्बाद हो जाए या फिर इसको बैंकरप्ट घोषित किया जाए, और हेंस उन्होंने ओएनजीसी को कहा कि वो बेल आउट करें एक डूबती हुई कंपनी को, यानी 20,000 करोड़ का जो लोन है वो एक तरीके से अपने माथे ले लें। और देखिए 80% स्टेक ओएनजीसी खरीद लेती है जीएसपीसी 7,480 करोड़ रुपए में 2017-18 में। इस लिहाज से वो एक और ट्रांस ऑफ मनी एक्सपेंड करती है बिना किसी फायदे के। आप सोचिए, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज 80% एक ऐसी कंपनी का कभी खरीदेंगी जो कि खुद 20,000 करोड़ के डेट में होंगी और जिनके हाथ में कोई ऐसा बड़ा एसेट नहीं होगा? इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहां भी नहीं रुकती हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने पुश किया ओएनजीसी को कि वो हैवी तौर पर डिस्काउंट्स या सब्सिडीज दे अपने फ्यूल में। इनफैक्ट उसी साल करीब 14% से फ्यूल सब्सिडी बढ़ाने का प्रेशर दिया गया, और जिसका टोटल अमाउंट था करीब 56,384 करोड़ रुपए। इतने बड़े अमाउंट की सब्सिडी जब इनसे मांगी गई तो फिर ओएनजीसी के चेयरमैन ने तब बयान भी दिया कि उनकी कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इतना बड़ा सब्सिडी लगातार दे सकें। लेकिन सुनता कौन है? और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी कंपनी अभी रेड जोन में है। सोचिए, एक महासफल महारत्ना कंपनी को यह कहना पड़ रहा है कि वो रेड जोन में आ रही है और इसलिए वो ये सब्सिडी नहीं दे सकते। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब ये बेल आउट तो था सिर्फ जीएसपीसी का, इसके आगे भी गवर्नमेंट नहीं रुकती है। गवर्नमेंट अपनी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी दिखाते हुए ये भी चाहती है कि एचपीसीएल के स्टेक्स जब बेचे जाएं तो ओएनजीसी उन्हें खरीद ले, और कभी 51% के स्टेक्स खरीद करके एक और बड़ा लोन लेकर के एचपीसीएल को ओएनजीसी यानी एक सरकारी कंपनी को एक दूसरी सरकारी कंपनी खरीद लेती है। किस लिए? भगवान जाने। 36,000 करोड़ का लोन चढ़ जाता है माथे पर ओएनजीसी के ऊपर। अब देखिए तीसरे एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, यानी कि कैसे एक प्राइवेट प्लेयर, जी हां सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर तो ओएनजीसी का कॉम्पिटिटर एक ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओएनजीसी ने आरोप लगाया रिलायंस इंडस्ट्री पे कि उनके एक कृष्णा गोदावरी बेसिन से रिलायंस इंडस्ट्री ने 2009 से 2015 के बीच में 11.12 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस चुरा ली। अब आप समझिए, मजाक चल रहा है। मतलब कि एक गवर्नमेंट कंपनी ये क्लेम कर रही है कि एक प्राइवेट कंपनी बगल में उनकी गैस के अपने रिजर्वॉयर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर की गैस चुरा लेती है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। दरअसल इसकी अमाउंट यहां तक 30,000 करोड़ की बताई जा रही थी और आज तक भी उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। बीच में एक एपी शाह कमेटी भी बनी जिसमें यह कहा गया कि जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐसी चोरी की है। तो दरअसल कहानी यह है कि सन 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने 2 ऑयल ब्लॉक आवंटित किए। ये ऑयल एंड गैस ब्लॉक जो थे ये बे ऑफ बंगाल में थे, जिसमें से एक ऑयल ब्लॉक मिलता है ओएनजीसी को जिसका नाम है GDWN 98/2। वहीं रिलायंस को दूसरा एक ब्लॉक दिया गया जिसका नाम था GD6। अब ये जो KG-D6 और ये जो DWN 98 थे, ये दोनों बगल बगल थे। अब हुआ यूं कि आरोप लगाया ओएनजीसी ने 2013 में कि भाई हमारे ऑयल और गैस ब्लॉक से रिलायंस ने, जो कि बगल में अपना ब्लॉक लगा करके बैठा था, जो उसे मिला हुआ था, हमारे ब्लॉक से गैस चुरा ली। दरअसल होता ये, आप इस पिक्चर में समझ सकते हैं कि जब एक ऑयल ब्लॉक से ऑयल एक्सट्रैक्ट की जाती है तो उसमें नीचे ड्रिलिंग करके नीचे कोई एक ब्लॉक होता है और उसमें ड्रिल कर करके गैस वहां से निकाली जाती है। वहीं जबकि रिलायंस ने अपना ब्लॉक में भी अपनी ड्रिलिंग कर रखी थी, उन्होंने यहां तक आरोप लगाया ओएनजीसी ने कि रिलायंस ने नीचे नीचे एक पाइप बिछा दी और हमारा गैस लेकर के उधर चले गए। और ये जो चोरी थी ये 11 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की चोरी थी जिसकी कीमत करीब 30,000 करोड़ थी। अब आप समझिए कितनी बड़ी गैस डकैती डाली गई ओएनजीसी की जेब में। अब रिलायंस से जब ये केस फाइट करने लगी ओएनजीसी, फिर सरकारों में बदलाव हुए। 2014 में एपी शाह कमेटी बनी और एपी शाह कमेटी ने कहा कि हाँ, रिलायंस ने ऐसी एक चोरी करी है, लेकिन
इस केस को रिलायंस लेकर के गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में सरकार हार गई, यानी ओएनजीसी हार गई, और वहां पर इसके फैसले स्वरूप अब रिलायंस की एक बड़ी जीत 2016 में कही गई। इसके बाद रिलायंस ने कहा कि चलो भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए, और बहुत सारी चीजें चलती रहीं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओएनजीसी जैसी कंपनी के ब्लॉक में रिलायंस ने घुस के सेंध मार ली और कोई कुछ नहीं कर सका। सोचिए कि आप किसी सरकारी कंपनी का 1 किलो लोहा भी कहीं से चुरा लाएंगे तो आपको जेल में पिटते हुए लेकर के जाया जाएगा, और हो सकता है आपकी बेल भी ना हो पाए। इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। आपने रेलवे की बातें सुनी होंगी कि वहां की चोरी करने वालों को बहुत कड़ी परिस्थितियों में डाल दिया जाता है। लेकिन रिलायंस है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ओएनजीसी को पीस बाय पीस मारा गया, और आज की स्थिति यह है कि एक कंपनी खड़ी है जिसको कि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि अपने हाथ में रखा जाए, और वो बेचने को तैयार खड़ी है। फिर हम लोग कहते हैं कि पीएसयूज करप्ट हैं और उन्हें बेच देना चाहिए। क्या वाकई पीएसयूज करप्ट हैं, या ये सरकारें हैं जो पीएसयूज को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ती? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो न्यूज़ क्यू, जो कि हमारे डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं, उनके पेज को लाइक करें।